चलो शुरू करते हैं, ठीक है। बाकी जो आएंगे आते रहेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर तक हम कर चुके थे। कंटिन्यू करना है हमें रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और जो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है, ये फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन ये है क्योंकि हमें जब भी करेंगे फोर्स वगैरह हमें रिजॉल्व करने पड़ेंगे। जब इक्वेशन वगैरह बनाएंगे, न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे, तो ये बार बार यूज होगा, मतलब मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला कंसेप्ट है ये। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है कि जैसे हमारे पास ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर ए है। ध्यान से देखना। और इधर है एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। और इसके परपेंडिकुलर जो है ये है वाई एक्सिस। और ये वेक्टर लेट से हॉरिजॉन्टल से एक्स थीटा एंगल बना रहा है। तो ये वेक्टर का लेंथ कितना है? ए। और डायरेक्शन एरो से यहाँ पर दिखाया गया है। यदि मैं इसको रिजॉल्व करूं तो रिजॉल्व म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। ये वाला जो कंपोनेंट है इसका, अच्छा, इधर का यूनिट वेक्टर जो होता है वो होता है आई कैप। और इधर का जो यूनिट वेक्टर होता है वो जे कैप। ये हम डिफाइन कर चुके हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में। इस कंपोनेंट को मैं ए एक्स बोल दूं, ए एक्स। और इस कंपोनेंट को मैं ए वाई बोल दूं। ये वाई के लॉन्ग कंपोनेंट है, इसलिए ए वाई नाम दे रहा हूं इसको। यदि हम ठीक से देखें, मैं यहाँ पर कुछ नेमिंग कर दूं। ये ओ है, ये पॉइंट कैपिटल ए है, ये पॉइंट कैपिटल बी है, और ये पॉइंट कैपिटल सी है। ध्यान से देखना। यदि मैं बात करूं ट्रायंगल ओ बी ए, बिल्कुल ध्यान से देखते जाना, ओ बी ए। और जो ओ ए वेक्टर है उसका लेंथ मैग्नीट्यूड कितना होगा? स्मॉल ए के बराबर होगा। मैंने बताया था मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ। तो जब भी हम मैग्नीट्यूड की बात करें तुरंत दिमाग में क्या आना चाहिए? एक वर्ड आना चाहिए लेंथ के बारे में, कि मैग्नीट्यूड क्या है? लेंथ ऑफ वेक्टर है। तो स्मॉल ए जो है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब यहाँ पे यदि मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ ओ बी ए, इस ट्रायंगल में यदि मैं cos थीटा अप्लाई करूं, cos थीटा, तो सर आप फिर से थोड़ा समझा सकते हैं स्टार्टिंग से? ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से आपकी आवाज नहीं आ रही थी इसमें। अच्छा, अभी आ रही है? हाँ सर, अभी आ रही है। हाँ, सुन लो, बिल्कुल सिंपल सा है। मैंने एक वेक्टर ए एज्यूम किया है, स्मॉल ए, वो दिख रहा होगा फिगर में। और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस है, एक वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के अलोंग के यूनिट वेक्टर को आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें पता है। वाई एक्सिस के अलोंग के यूनिट वेक्टर को जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम ऑर्थोगोनल वेक्टर में डिफाइन कर चुके हैं। जो ओ बी लेंथ है उसको मैंने ए एक्स नाम दिया है। जो ओ वाई लेंथ है उसको मैंने ए वाई नाम दिया है। अब मैं ट्रायंगल देख रहा हूँ ओ बी ए। और ओ बी ए ट्रायंगल में यदि मैं cos थीटा अप्लाई करूं तो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है? ओ बी। और हाइपोटेन्यूज क्या है? ओ ए। और ओ बी को मैंने एज्यूम किया है ए एक्स। और जो हाइपोटेन्यूज का लेंथ है वो स्मॉल ए के बराबर होगा। तो यहां से जो ए एक्स का वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा ए कॉस थीटा। यही हमने जब हम एडिशन ऑफ वेक्टर कर रहे थे तो ऐसे ही तो किया था हमने, जो लेंथ वगैरह कैलकुलेट कर रहे थे। ऐसे ही इसी ट्रायंगल में यदि मैं अप्लाई करूं साइन थीटा, तो साइन थीटा
इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, ए बी, सॉरी साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बोला करो यार, तुम लोग बैठे रहते तो इसका दिमाग नहीं लगाते बिल्कुल भी। और ओ ए, और ए बी जो लेंथ है वो ए वाई के बराबर ही होगी। ए बी लेंथ किसके बराबर होगी, ए वाई के बराबर होगी, चाहे फिगर देख लो। तो ए बी लेंथ है वो ए वाई के बराबर है, और डिवाइड बाई ए। यहां से ए वाई का जो वैल्यू आएगा वो आएगा ए साइन थीटा। मतलब ए एक्स का वैल्यू आ गया और ए वाई का वैल्यू आ गया। मतलब ए एक्स और ए वाई है, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए है। तो ए एक्स एंड ए वाई जो हैं इनको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ए एक्स एंड ए वाई आर रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। वर्ड बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना, क्या बोल रहा हूं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। और रेक्टेंगुलर वर्ड का जो मीनिंग होता है, रेक्टेंगुलर वर्ड का मीनिंग होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये सारे टर्म वगैरह बिल्कुल अच्छे से क्लियर होने चाहिए कि भाई क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन में ये वर्ड आएंगे तो उनका मीनिंग भी तो पता होना चाहिए कि क्या बोल रहा है, इसका मतलब क्या होता है। तो दीज आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, जरा उसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यदि मैं, अच्छा इन्हीं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को यदि वेक्टर फॉर्म में लिखूं ना, तो वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ए एक्स के अलॉन्ग वाले वेक्टर को मैं ऐसे ए एक्स लिखूंगा, और वो क्या होगा, ये देखो यहाँ पर ए कॉस थीटा है ये। तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लिखूंगा तो मैग्नीट्यूड तो है ए कॉस थीटा इसका, यही तो लेंथ है एक्स के लॉन्ग। और इसका जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन जो है इसका वो आई कैप है, मतलब एक्स एक्सेस के लॉन्ग है। ऐसे ही ए वाई की बात करूं, वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा ए वाई को, तो उसका मैग्नीट्यूड तो है ए साइन थीटा, इतना लेंथ है उसका, देख लो। और डायरेक्शन किसके लॉन्ग है, जे कैप के। तो ये क्या हो गया, ये वेक्टर फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ये है वेक्टर फॉर्म। यहाँ ऊपर में सिर्फ क्या लिखा है, ऊपर में सिर्फ लिखा है मैग्नीट्यूड। अब ये मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, वेक्टर फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझने की कोशिश करते हैं। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, जरा गौर से देखना, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे मैं बात करूं कि यदि ये आपका ए एक्स वैक्टर है, ये कौन सा वेक्टर है, ए एक्स वेक्टर है, और ये कौन सा वेक्टर है, ए वाई वेक्टर है, ए वाई वेक्टर है। तो ये मैंने रिजॉल्व कर लिया है ए वेक्टर को। तो ए वेक्टर बेसिकली इन दोनों का रिजल्टेंट है। चाहे आप इमेजिन करो, इमेजिन करो तो क्या, यदि मैं पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से फिगर बनाऊं तो पैरेललोग्राम ऐसे बनेगा, भाई टेल से टेल ज्वाइन है तो पैरेललोग्राम ऐसे बनाते हैं। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो ये होगा, जो रिजल्टेंट आएगा वो ये होगा, और यही आपका ए वेक्टर है। मतलब इसका मतलब ये है कि मैं इन दोनों को या तो सिंपली ए वेक्टर लिख दूं, सिंपली ए वेक्टर लिख दूं,
या इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लूं, एक ही बात है, दो में से कोई एक चीज रख सकता हूं मैं। मतलब यदि मैं ये लिखूं तब भी सही है, मैंने ये ए वेक्टर को रिजॉल्व करके लिख लिया है, और ऐसे लिखूंगा तो मतलब ए वेक्टर को, प्रॉपर ए वेक्टर, सिर्फ ए वेक्टर को लिख दिया है। और यहां पर मैंने क्या किया है, ए वेक्टर को दो वेक्टर में रिप्लेस कर दिया है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है। कितने लोगों को समझ में आया, जल्दी बोलो, यस और नो में आंसर तो जल्दी से। समझ में आया बेटा? कुछ तो बोल दो, सब कहाँ गए? यस सर। नहीं आया है तो बोलो, मैं फिर से समझा देता हूँ। अब जरा देखो, इसको याद करने का तरीका, याद करने का तरीका है कि, याद करने का तरीका है हाउ टू रिमेम्बर, हाउ टू रिजॉल्व। कैसे? जैसे कोई भी वेक्टर हमें गिवन है, कोई भी वेक्टर गिवन है, जिस एक्सिस के साथ, यदि ये ए वेक्टर ही है, तो यदि हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रहा है तो हॉरिजॉन्टल वाला जो कंपोनेंट होगा वो कॉस होगा। देख लो, हॉरिजॉन्टल वाला कॉस आया था, नहीं आया था? जिसके साथ थीटा बना रहा है, ए एक्स क्या आया था, ए कॉस थीटा। तो जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट आएगा वो कौन सा कंपोनेंट होगा, कॉस कंपोनेंट, मतलब ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। और उसके परपेंडिकुलर वाला जो आएगा, जो हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर वाला आएगा, वो होगा ए साइन थीटा। ऐसे हम रिजॉल्व कर लेंगे। मतलब इसको मैंने इन दो वेक्टर से क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि जो थीटा जिस एक्सिस से बनाएगा उसके अलोंग वाला कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट होगा, और उसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या होगा, साइन कंपोनेंट होगा। ये है आपका रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। क्लियर? अब हम बात करें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ये थ्री डी कंपोनेंट है। और थ्री डी कंपोनेंट, चलो थ्री डी कंपोनेंट को हम रिजॉल्व करने से पहले हम कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। अभी ऐसे में आप उतना कंफर्टेबल फील नहीं करोगे, इसलिए इसको करने से पहले हम एक चीज समझते हैं। अब वेक्टर इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स, नेक्स्ट हेडिंग है वेक्टर इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। वेक्टर इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। ध्यान से देखना, इसमें क्या है, सबसे पहले, पहले भी हम ऑर्थोगोनल में समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक बार देखना है। यहाँ पे ये देयर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस सिस्टम। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये ओरिजिन है। सारे मेजरमेंट ओरिजिन से होते हैं। ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग की डायरेक्शन को आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। जे कैप यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। के कैप यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस।
अच्छा, अब यहाँ पर किसी भी वेक्टर को लिखना, किसी भी वेक्टर को लिखना है, मान लेते हैं कोई ए वेक्टर है, वो A1i कैप प्लस B1j कैप प्लस C1k कैप। इसका मतलब जो ए वेक्टर है, जो ए वेक्टर है वो तीन वेक्टर का सम है। ए वेक्टर इज सम ऑफ थ्री वेक्टर। एक वेक्टर आपका एक्स के अलोंग है, एक्स के अलोंग जिसका मैग्नीट्यूड A1 है, डायरेक्शन एक्स के अलोंग है। आई कैप क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन को। एक है ये वाला वेक्टर B1j कैप, मतलब B1 मैग्नीट्यूड है और किसके अलोंग है? J के अलोंग है। और एक है C1k कैप। अब ये तीन वेक्टर का सम है, तो सम आपको पता है, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ सब पता है। मतलब एक वेक्टर आपका ये है, ये एक ये और एक ये A1 है, ये A2 है, सॉरी ये B1 है, और ये C1। इन तीनों को मिला के जब ऐड किया गया है तो हमें मिला है रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर, और रिजल्टेंट वेक्टर इन तीनों का सम है। ये जो वेक्टर होगा ये आपका ए वेक्टर है। ये समझ में आया नहीं आया? जल्दी बोलो। यस और नो? मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें 3D वाले वेक्टर में ना, ए वेक्टर में देखो, समझो समझो समझो, मैं समझाता हूँ। देखो, इसको ऐसे देखो, ध्यान देना, इसको ऐसे देखो कि ये तो ए वेक्टर A1 था, समझना। ऐसे समझो कि यदि मुझे ए वेक्टर लिखना है, ए वेक्टर का मतलब क्या है? A1 यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस, तो A1 यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस चलूं, A1 यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस चला, यही आपका आई कैप है, यही आपका एक्स एक्सिस है। तो A1 यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस चला, फिर B1 यूनिट वाई एक्सिस के अलोंग चला। ट्रायंगल लॉ ऐसे ही बनता है ना। मैंने यहाँ पर इसको यहाँ, वहां फिगर में यहाँ पर दिख रहा है वो वेक्टर B1 वेक्टर, तो ये यहाँ पर रखूंगा तो यहाँ के हिसाब से क्या बन जाएगा? यहाँ के हिसाब से क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम लॉ बन जाएगा। और यहाँ रखूंगा, इधर रखूंगा, तो क्या बन जाएगा? जब टेल को हेड से ज्वाइन कराया है तो क्या? ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगुलर लॉ। ट्रायंगल लॉ, वेरी गुड। तो ये जो इधर किया है तो ये B1 हो गया, तो ये किधर के लॉन्ग गया है? ये y के लॉन्ग गया है, जिसका यूनिट वेक्टर क्या है? J कैप। तो अब मैंने A1 वेक्टर और B1 वेक्टर, ये A1 वेक्टर और B1 वेक्टर को ऐड कर दिया, तो इन A1 और B1 वेक्टर से मुझे क्या मिलेगा? ये मिलेगा, ये मिलेगा। और इसे बोल देता हूं कोई R वेक्टर, R वेक्टर। यदि मैं R वेक्टर इस फिगर में बात करूं ना, अपना जो 3D फिगर बनाया है, इस फिगर में मैं यदि R1 वेक्टर की बात करूं, तो R1 वेक्टर जो होगा वो होगा, यदि मैं नेमिंग करूं, ये O है,
ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट ई है और ये पॉइंट एफ है और ये पॉइंट आपका जी है। ये फिगर दिख रहा है ठीक से? पहले बताओ, फिगर देखा ठीक से? यस सर। गुड गुड गुड। अब जरा देखना, ध्यान से देखना। अब यदि इस फिगर के हिसाब से बात करूं ना, तो इस फिगर के हिसाब से ये तो A1 लेंथ हो गया था, और B1 को यहां लिखूं या फिर यहां लिख दूं, क्या फर्क पड़ने वाला है? एक ही बात है। यदि यहां लिखूंगा, यहां पर लिखूंगा, तो पैरेललोग्राम लॉ बनेगा, और यहां पर रखता हूं तो ट्रायंगल लॉ बनेगा, लेकिन दोनों से रिजल्ट तो सेम ही आता है। तो जो ओई वेक्टर बनेगा ना, जो ओई वेक्टर, वो एक्स वाई प्लेन में होगा। इतना इमेजिन कर पा रहे हो? यस सर। हाँ, ओई वेक्टर एक्स वाई प्लेन में होगा, और वो किसका रिजल्टेंट होगा? A1 वेक्टर और B1 वेक्टर का सम होगा। वो A1 वेक्टर और B1 वेक्टर का सम होगा, होगा नहीं होगा? तो ये पॉइंट तो आपका ओरिजिन है। ये पॉइंट क्या है? ओरिजिन। और ये पॉइंट क्या है? ए। और ये पॉइंट क्या है आपका? ई। तो यहां पर जो ओई वेक्टर आया R1, तो R1 जो वेक्टर है, R1 वेक्टर जो है ना, R1 सॉरी आर आर सिंपली आर बोल लो, R1 नहीं आर। तो जो आर वेक्टर है ना बेटा, वो आर वेक्टर जो है, वो A1 वेक्टर प्लस B1 जे कैप, इन दोनों के रिजल्ट से ही तो आया है। जल्दी बोलो, क्या इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? जल्दी बोलो। हाँ यस सर यस। वेरी गुड। यदि इतना समझ में आ गया है, तो इस फिगर में यदि मैं थोड़ा सा गौर गौर से देखो, तो ये वाला फिगर में ये वाला जो है ओ से ई तक मिलाने का, ये ओ से ई तक मिलाने का ये वाला जो वेक्टर होगा, यही क्या आर वेक्टर है इस फिगर में? जल्दी बोलो। यस सर। और ये यस सर। एक्स वाई प्लेन में है। अच्छा, अब ये जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर में ये वाला वेक्टर ऐड करूं, ये वाला वेक्टर, और ये वेक्टर ये वाले वेक्टर के बराबर होगा, होगा नहीं होगा? ये लेंथ इसके बराबर होगा। बॉक्स एज्यूम करो ना, ये बॉक्स है, इसको शिफ्ट करके यहां रख हाँ दिया। यस। अच्छा, तो ये ट्रायंगल लॉ बन गया। तो ट्रायंगल लॉ में एक वेक्टर ये हो गया आर, और दूसरा वेक्टर इसका हेड, और इस वेक्टर जो ईजी वेक्टर है, ईजी वेक्टर के टेल से जुड़ा है। तो ये बेसिकली क्या है कि ये, अब यदि फिजिकल क्लास में होते तो मैं वैसे दिखा देता 3D, अब यहाँ पर ऐसे इमेजिन करो। तो ये आर वेक्टर है, और आर वेक्टर जो है, ये ओई वेक्टर है, ओई वेक्टर है। और ये किस में, जो आर वेक्टर है, ये किस प्लेन में है? ये है एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन। अच्छा, फिर ऐसे ही ई से जी तक एक वेक्टर है, जो किसके बराबर है? C1 के बराबर है। तो ई से जी तक, ये जी पॉइंट था यहाँ पे, ये जी पॉइंट है 3D फिगर में। तो ये क्या, इसका लेंथ कितना है? इसका लेंथ है C1। और ये किस एक्सिस के अलॉन्ग है? जेड एक्सिस, मतलब के कैप है। ये किसके अलॉन्ग है? के कैप है, ये के कैप है। तो इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो बनेगा, वो ओ जी वेक्टर होगा। ये तो बेसिकली ओ जी वेक्टर ही ए वेक्टर है। तो ए वेक्टर किसका सम है? आर वेक्टर प्लस C1 के कैप। तो जो ए वेक्टर इज इक्वल टू आर, आर जो वेक्टर है वो तो A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप, इन दो का सम है। और ये C1 के कैप तो ऑलरेडी यहां पर है। तो बेसिकली ये एक ए वेक्टर है,
और ये 3D वेक्टर। विजुलाइज किया आप नहीं किया, जल्दी बोलो। मतलब कहने का ओ ए वेक्टर है तो ओ ए वेक्टर ये वाला होगा, और ओ वेक्टर को अचीव करना है तो मुझे A1 यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस चलना पड़ेगा। A1 यूनिट किसके अलोंग चलना पड़ेगा? एक्स एक्सिस के अलोंग चलना पड़ेगा। और B1 यूनिट अलोंग वाई एक्सिस चलना पड़ेगा, और C1 यूनिट अलोंग जेड एक्सिस चलना पड़ेगा। तब मुझे जाके ए वेक्टर जो इनिशियल से फाइनल ज्वाइन करूंगा, तब जाके मुझे ए वेक्टर मिलेगा। जल्दी बोलो यस और नो। Yes, sir. इमेजिन कर लिया सबने? राइट। अब एक ये 3D वेक्टर है, अब इसको रिजॉल्व करना है। इसको रिजॉल्व करना है तो इसको अब ध्यान से देखना, मैं एक बड़ा सा फिगर बना रहा हूं ताकि आप विजुलाइज कर पाओ अच्छे से चीजों को। एक्स एक्सिस आई कैप, वाई एक्सिस जे कैप। थोड़ा टाइम लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको फील आ जाएगा जरूर। जेड एक्सिस के कैप। अब हमारे पास ए वेक्टर था A1 आई कैप, B1 जे कैप प्लस C1 के कैप। यदि मैं यहां पर एक बॉक्स बनाऊं, बॉक्स एज्यूम करना, ये बॉक्स विजुलाइज कर पा रहे हो? यस और नो, बॉक्स विजुलाइज किया? Yes, sir. वेरी गुड, हाँ सर। वेरी। बस बिल्कुल ध्यान से देखते जाना। तो ये पॉइंट मैं इसको ए बोल रहा हूं, इसको बी बोल रहा हूं, इसको सी बोल रहा हूं, इसको डी बोल रहा हूं, इसको ई बोल रहा हूं, इसको एफ बोल रहा हूं, इसको जी बोल रहा हूं। तो जो हमारे पास वेक्टर मैंने लिखा था ए वेक्टर, वो मैंने एज्यूम किया है A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप, दिमाग खोल के रखना बिल्कुल, C1 के कैप। अब यहाँ पे जो ये वेक्टर होगा ए वेक्टर, ये आपका बेसिकली ओजी वेक्टर होगा। क्योंकि ए वेक्टर तब मिलेगा, यहां से चलो शुरू करते हैं। ए वेक्टर कब मिलेगा? जब मैं एक्स एक्स के अलोंग ट्रेवल करूंगा कितना? A1। फिर मैं ट्रेवल करूंगा वाई एक्सिस के अलोंग कितना? B1। और ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई कर रहा हूँ, एक का हेड एक के टेल से, या ट्रायंगल लॉ बोल दो। फिर मैं ट्रेवल करूंगा किसके अलोंग? जेड एक्सिस के अलोंग कितना लेंथ? C1। यही C1 लेंथ है। तब ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये फ्री टेल हो गया, और ये फ्री हेड हो गया। और फ्री टेल से फ्री हेड जो बनाते हैं वही रिजल्टेंट वेक्टर होता है। तो ये जो वेक्टर होगा यही आपका ए वेक्टर होगा। जल्दी बोलो, विजुलाइज किया? मैं आगे बढ़ूं? Yes, sir. वेरी गुड। अब यदि ये विजुलाइज कर लिया है तो बड़ा आसान है आगे के लिए सफर आपके लिए। अब जरा देखना, यहाँ पे मैं जरा लेंथ की बात करूं तो ओ ए लेंथ कितना है? ओ ए लेंथ जल्दी बोलो, फिगर देख के, वेक्टर देख के। कोई नहीं, Cap. कितना?
ए आई कैप। हाँ, लेंथ की बात कर रहा हूं तो फिर आई कैप बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, A1 के बराबर हो जाएगा, कितना, A1 A1। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, AE लेंथ कितना है, AE B1 B1 के बराबर, B1 बोलूं या फिर यही OB के बराबर भी है, देखते जाओ फिगर। अच्छा, EG लेंथ किसके बराबर है, EG लेंथ, जल्दी बोलो, EG लेंथ किसके बराबर है, सर C1। C1 के बराबर है कि नहीं, C1 भाई जेड एक्सिस के लॉन्ग है वो, C1 के बराबर है, या फिर OC बोल दूं, OC लेंथ। अच्छा, ऐसे ही OA जो है उसको मैं BE के बराबर भी बोल सकता हूं, BE, ठीक है ना। तो बेसिकली OA लेंथ वो BE के बराबर भी होगा और FG के बराबर भी होगा, वो साइड है ना बॉक्स की, तो वो तो आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट की बात आती है। यदि मैं ओरिजिन के कोऑर्डिनेट लिखूं, किसके कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं, मैं कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं ओरिजिन का, तो बताओ, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जल्दी बोलो, क्या होता है ओरिजिन का कोऑर्डिनेट, 0,0 0,0,0, क्योंकि 3D है ना, तो जेड एक्सिस भी होगी, 3 होंगे। यदि एक्स और वाई होती तो 0,0 बस, लेकिन यहाँ पर जेड भी है तो उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। अच्छा, तो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट हो गया। जरा फिगर देख के अब बताते जाना, तुम ही लोगों को करना है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट जरा बताओ, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट, एक्स के लॉन्ग कितना लेंथ है ये, A1 A1। वाई के लॉन्ग कितना है, 0। 0। जेड के लॉन्ग कितना है, 0। 0। वेरी गुड। तो ये ए के कोऑर्डिनेट हो गए, बाकी लोग भी भैया कुछ दिमाग चलाते जाओ। अच्छा, बी के कोऑर्डिनेट फटाफट बताओ, बी के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, बी मतलब ये वाला पॉइंट, 0 है। 0 है। अच्छा, वाई वाला कोऑर्डिनेट कितना है, B1 B1, वेरी गुड। और जेड वाला कोऑर्डिनेट कितना है, 0। वेरी गुड। अच्छा, सी कोऑर्डिनेट ये है, ध्यान देना। सी के कोऑर्डिनेट बताओ जल्दी, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 0। 0। वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 0 जेड कोऑर्डिनेट कितना है, C1। वेरी गुड। तो ऐसे ही बोलते जाओ जल्दी जल्दी। अच्छा, ई, ई पॉइंट ये है, ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट फटाफट बोलो, ई पॉइंट किस प्लेन में है, A1 XY B1 प्लेन में। 0 वेरी गुड, A1 B1 0, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स के लॉन्ग कितना लेंथ है, A1 के बराबर, वाई के लॉन्ग कितना लेंथ है, B1 के बराबर, और जेड के लॉन्ग कोई लेंथ नहीं है क्योंकि जेड एक्सिस में ये गया ही नहीं है। अच्छा, ई के कोऑर्डिनेट हो गए, एफ के कोऑर्डिनेट फटाफट बताओ, एफ के कोऑर्डिनेट, 0 B1 0 B1 C1, है कि नहीं, एफ। डी के कोऑर्डिनेट बताओ, डी, डी पॉइंट ये है, A1 0 A1 C1 0 C1। अब एक्टिव हुए हो तुम लोग। तो ABCDEF, जी के कोऑर्डिनेट बताओ, लास्ट पॉइंट, A1 B1 C1 A1 B1 C1। अब ये कोऑर्डिनेट आ गए,
अब यहीं पर हमें कुछ चीजें और भी समझनी है। तो ये तो 3D वेक्टर हो गए। अब इस वेक्टर में यदि मैं बात करूं ना, इस वेक्टर में ये हम वेक्टर इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर लिख रहे थे, तो ये यूनिट वेक्टर के फॉर्म में मैंने ए वेक्टर लिखा है और पूरा इसको विजुलाइज कर लिया है, सबके कोऑर्डिनेट देख लिए, क्या कर लिया वो सारा कुछ। अच्छा, अब यहां पर यदि मैं एक्स के अलोंग एक्स के अलोंग, अब ध्यान से देखना, मैं ये दिखाना चाह रहा हूं यहां पर कि ये 3D है। ये एंगल जो है इसे मैं अल्फा बोल रहा हूं, और ये वेक्टर जो ए वेक्टर है वो वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है, और जो जेड एक्सिस से जो ए वेक्टर है वो एंगल बना रहा है गामा। ये 3D है, ठीक है ना। तो अल्फा जो है एंगल मेड बाई एंगल बाई ए विथ एक्स एक्सिस, बीटा एंगल बाई ए वेक्टर विथ वाई एक्सिस, गामा एंगल बाई ए वेक्टर विथ जेड एक्सिस, जेड एक्सिस। अल्फा बीटा गामा के बारे में थोड़ा सा अच्छे से विजुलाइज कर लें। यहां पे इमेजिन करो, ढंग से इमेजिन करना, यदि मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, अब यार ये तुम्हारा काम है, यहाँ पर तुम्हारा काम बढ़ जाता है। यदि मैं ट्रायंगल, अच्छा आपने एक चीज देखी होगी कि जी के कोऑर्डिनेट मेरे पास हैं, ये जी का कोऑर्डिनेट है और ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट है। डिस्टेंस फॉर्मूला सबको पता है, क्या पता है? डिस्टेंस फॉर्मूला। यदि दो पॉइंट हैं, ये दो पॉइंट हैं, एक का कोऑर्डिनेट है x1 y1, यदि टू डायमेंशनल है, और इसका कोऑर्डिनेट है x2 और y2, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या स्टेटमेंट है? डिस्टेंस फॉर्मूला सबको पता होगा, ये पॉइंट ए मान लूं, ये पॉइंट बी मान लूं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी लेंथ क्या हो जाएगा? रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का। यदि 3D होता तो z आ जाता, यहाँ 2D की बात करता है। 3D कोऑर्डिनेट हम लोग नहीं पढ़े। 3D भी बिल्कुल वैसा ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये डिस्टेंस फॉर्मूला पता है सबको? नहीं पता? जल्दी बोलो। हाँ यस सर, ये पता है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? 9 वेरी गुड। अब यदि 3D होता तो 3D भी सिमिलर मैनर में है। 3D होता तो बस क्या आ जाता,
ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। तो ये इसके हिसाब से डिस्टेंस ए बी जैसे 2D के लिए अप्लाई किया है वैसे 3D के लिए भी हो जाता है, बस एक टर्म और आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। इसका यूज होगा, मैं रिलेट करूंगा इसको वेक्टर से, इसलिए ये यहाँ पर लिखवा के रख दिया है, और ये आपको पता होना चाहिए। 2D का पता है तो 3D बिल्कुल वैसा ही है, कोई नई बात नहीं है। क्या इसमें कोई दिक्कत है? जल्दी बोलो। डिस्टेंस फॉर्मूला, नो सर। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या देता है आपको? लेंथ देता है, और इसका आगे यूज है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखवा के रख दिया। अब जरा देखो, गौर से देखो, मुझे ओ कोऑर्डिनेट पता है और जी कोऑर्डिनेट पता है। ओ जी कोऑर्डिनेट पता है तो ओ के कोऑर्डिनेट 0,0 है, और जी के कोऑर्डिनेट b1 a1 b1 c1 है। तो क्या मैं ओ जी लेंथ निकाल सकता हूं? तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला, according to distance formula length OG, या फिर यही क्या है, मैग्नीट्यूड है। लेंथ ही क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। और डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करें तो मैग्नीट्यूड जो होगा ए, या फिर OG लेंथ, या फिर मॉड ऑफ ए वेक्टर, ये सब लिखने का तरीका है, इज इक्वल टू, मुझे कोऑर्डिनेट पता है, जी के पता है और ओरिजिन के पता है। तो क्या होगा, a1 माइनस 0 स्क्वायर प्लस b1 माइनस 0 स्क्वायर प्लस c1 माइनस 0 स्क्वायर। पहले ये बता दो बिल्कुल फ्री माइंड से, क्या ये डिस्टेंस फॉर्मूला से ओजी लेंथ या ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने में किसी को कोई तकलीफ, कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन? जल्दी बोलो। ओ के कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं, ये है 0,0,0, जी के कोऑर्डिनेट है a1, b1। तो 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो ओजी लेंथ आ गया। ओजी लेंथ ही वेक्टर ए है, और लेंथ ऑफ वेक्टर ए है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या आ गया? ये आ गया आपका। यार एक बार यस और नो बोल दो, कुछ तो बोल दो। तो ए इज इक्वल टू, ये आ गया √ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। एक बार कुछ यस और नो में रिस्पॉन्ड कर दो जल्दी से बेटा। यस सर। यस समझ सर। में समझ में आ गया? आगे बढ़ूं? यस सर। गुड। अब गौर से देखो, गौर से जरा देखो कि जो वेक्टर हमारे पास था वो वेक्टर ए वेक्टर था, ये है ए वेक्टर। ए वेक्टर में जो आई का कोफिशिएंट है वो क्या है? आई का कोफिशिएंट क्या है? a1। और जो जे का कोफिशिएंट है वो b1, और जो के का कोफिशिएंट है वो c1। तो यदि मैं ए वेक्टर और इस मैग्नीट्यूड को ठीक से रिलेट करूं तो यहां से रिलेट कर सकता हूं कि यदि मुझे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना होता, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना होता, तो मैं क्या कर देता? मैं कोऑर्डिनेट का वेट करता ही नहीं कि ओ के वेक्टर कहां से स्टार्ट हो रहा है, उसका वेट ही नहीं करता। भाई इस केस में, इस सिचुएशन में तो मुझे पता है
कि वेक्टर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। इस सिचुएशन में तो वेक्टर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, वो तो मुझे पता है। लेकिन मैं वेट नहीं करता, मैं क्या करता, मुझे तो ये पता है कि जो वेक्टर है उसका ये कोऑर्डिनेट, ये इनिशियल कोऑर्डिनेट है और ये फाइनल कोऑर्डिनेट है। और इनिशियल कोऑर्डिनेट और फाइनल कोऑर्डिनेट्स यदि मेरे पास होते तो मैं लेंथ निकाल लेता, मतलब मैग्नीट्यूड निकाल लेता। लेकिन यदि मैं इस वेक्टर को, ए वेक्टर को, और अपने रिजल्ट को लेंथ फॉर्मूला से कंपेयर करूं, तो जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, वो कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर है, कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर है, प्लस कोफिशिएंट ऑफ बी का स्क्वायर है, सॉरी जे का स्क्वायर है, प्लस कोफिशिएंट ऑफ सी का स्क्वायर है, और उसका रूट ले लूंगा तो मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मिल जाएगा। क्या जो मैं ये बोल रहा हूं ये स्टेटमेंट क्लियर है, जल्दी बोलो। ये A1 है कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर, ये है कोफिशिएंट ऑफ B1 कोफिशिएंट ऑफ जे, और ये है कोफिशिएंट ऑफ के C1। तो मैंने कोफिशिएंट ऑफ ए का स्क्वायर किया है नीचे, यहाँ B1 स्क्वायर किया है, यहाँ C1 स्क्वायर किया है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मिल रहा है। क्या ये स्टेटमेंट क्लियर है, जल्दी बोलो, एक बार बोल दो यस और नो। यस सर। वेरी गुड। तो यहां से वेरी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट हम कंक्लूड कर ले रहे हैं, फाइनल रिजल्ट नोट। ये याद रखना है, यदि हमें वेक्टर इन टर्म ऑफ आई कैप जे कैप के कैप गिवन है, इफ वेक्टर is given in terms of I cap, J cap and K cap, इसका मतलब है इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, in terms of unit vector, then magnitude of vector, magnitude of that vector is equal to root over कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप, उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस कोफिशिएंट ऑफ के कैप, उसका स्क्वायर करेंगे, तो मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मिल जाएगा। ये रिजल्ट बिल्कुल रट्टा मार दो कि मैग्नीट्यूड के लिए फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप कोऑर्डिनेट ढूंढते रहो कि इनिशियल कहाँ से शुरू हुआ है, फाइनल कहाँ से शुरू हुआ है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम तो क्या करेंगे, हम सिंपली कोफिशिएंट देख लेंगे आई कैप जे कैप और के कैप का, और उनका स्क्वायर करके सम करके रूट ले लेंगे, तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ फैक्टर मिल जाएगा। जल्दी बोलो, इतनी बात क्लियर है? मैग्नीट्यूड, अच्छा, अब मैग्नीट्यूड क्लियर है तो यहीं से यूनिट वेक्टर भी इसका निकाल लेते हैं। ये सारी चीजें मैग्नीट्यूड क्लियर है तो हम यूनिट वेक्टर ऑफ दैट वेक्टर निकाल लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर वेक्टर हमें पता है, यदि ए वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर लिखना है तो वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड,
ध्यान से देखते जाना। इट्स मैग्नीट्यूड। और वेक्टर ए वेक्टर हमने लिखा है A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप। और मैग्नीट्यूड मैं इस वेक्टर का निकाल ही चुका हूं अभी अभी, वो आया है आपका √ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। तो ये यूनिट वेक्टर मिल गया। इसको चाहो तो थोड़ा सा अलग अलग करके भी लिख सकते हो। वो हो जाएगा A1 डिवाइड बाई √ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, ये I कैप हो जाएगा, प्लस B1 डिवाइड बाई √ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, ये J कैप वाला हो जाएगा, और प्लस C1 डिवाइड बाई √ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, ये K कैप वाला हो जाएगा। तो ऐसे हम यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हैं इन टर्म ऑफ I कैप J कैप। और इसका जब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लोगे, मैग्नीट्यूड का मतलब कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ I स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ I ये है इसमें, तो कोफिशिएंट ऑफ I स्क्वायर करोगे, कोफिशिएंट ऑफ J स्क्वायर करोगे, और कोफिशिएंट ऑफ K स्क्वायर करोगे, और उसका रूट लेगो तो 1 यूनिट के बराबर ही आएगा, चाहे चेक कर लेना। तो ये आपका यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हैं इन टर्म ऑफ I कैप J कैप एंड K कैप। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बोलो यस और नो। जल्दी बोलो। यस सर। समझ में आ गया? आगे बढ़ें। यस सर। गुड। अब यहीं पर नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट इसी में, अब हमने यूनिट वेक्टर देख लिया, आई कैप जे कैप में वेक्टर कैसे लिखते हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, उसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब हम बात करें कि ये जो मैंने बनाया था फिगर, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई के साथ बीटा एंगल बना रहा है ये वेक्टर, और जेड एक्स के साथ गामा एंगल बना रहा है। अब जरा गौर से देखो, मैं अभी ये फिगर सामने रखता हूं तुम्हें। इस फिगर में जरा ट्रायंगल इमेजिन करो। इस बॉक्स में एक ट्रायंगल मैं बोल रहा हूं, ओ ए जी, ट्रायंगल ओ ए जी। सुन रहे हो सारे लोग? ट्रायंगल ओ ए जी इमेजिन किया? हाँ सर। इस ट्रायंगल में 90 डिग्री एंगल कौन सा होगा? ओ जी है। जी जी। ए कौन बोल सर रहा है? जी। ए होगा जी। भाई, ए होगा, जी नहीं होगा। देखो ए होगा, मैं एक दिखा देता हूं, कैसे विजुलाइज करा देता हूं। ए होगा। कितने लोग ए इमेजिन कर पा रहे हैं वैसे? देखो ये जो है, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ये इमेजिन कर लिया, ये ट्रायंगल, ये ओ ए और ये ए जी और ये ओ जी। इस ट्रायंगल में गौर से देखो तो जो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और एक प्लेन है, एक प्लेन ए ई जी डी, ये प्लेन देखा? एक प्लेन है ए
या इस बॉक्स का एक फेस है AEGD, देखा? AEGD एक प्लेन है और एक्स एक्सिस ये हॉरिजॉन्टल है ही। तो जो जिस प्लेन की बात कर रहा हूं, ये प्लेन जो है ना एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है कि नहीं? जल्दी बोलो, है कि नहीं? यस सर। तो जो प्लेन में बात कर रहा हूं AEGD की, वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो उसी प्लेन में तो AG लाइन है, उसी प्लेन में तो AG लाइन है। तो AG लाइन भी तो OA लाइन के परपेंडिकुलर होगी। होगी कि नहीं होगी? यस और नो? सर यस सर। हाँ, मतलब इस प्लेन में चाहे जितनी लाइन ड्रॉ करूं, तो ये सारी की सारी लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगी, मतलब OA के परपेंडिकुलर होंगी। तो यदि मैं ट्रायंगल OAG की बात करूं, तो इन ट्रायंगल, अब जल्दी फटाफट करते जाओ, इन ट्रायंगल OAG, तो ये बना लेता हूं, ये O है, ये A है, समझने के लिए ये G है, और ये एंगल 90 डिग्री है, और OG लाइन जो है वो AO से अल्फा एंगल बना रही है। क्या देख लो, OG लाइन, OG लाइन AO लाइन से अल्फा एंगल बना रही है। तो यहां से कॉस अल्फा हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है OA और हाइपोटेन्यूज है OG, और OG के बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। OG जो है वो लेंथ ऑफ वेक्टर है, और लेंथ ऑफ वेक्टर स्मॉल a के बराबर है। तो O और OA जो लेंथ है वो स्मॉल a के बराबर है। इस जो OA लेंथ है वो A1 के बराबर है, क्योंकि ये वाला है। तो OA लेंथ है A1 के बराबर, और OG है वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर, वो हाइपोटेन्यूज है। तो A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, देखते जाओ समझ में आ जाएगा, वेल एंड गुड। नहीं भी आता है तो मैं एक इसमें शॉर्टकट तो बता ही दूंगा, डोंट वरी, लेकिन विजुलाइज कर लोगे तो बेटर रहेगा, वही हमें बेसिकली सीखना है, इमेजिन करना। तो कॉस अल्फा। अब ट्रायंगल जरा इसी में देखो, बीटा वाले ट्रायंगल के लिए देखें, तो बीटा वाले ट्रायंगल के लिए ये वाला ट्रायंगल देख लेते हैं, OBG, ट्रायंगल OBG, ट्रायंगल OBG। तो इन ट्रायंगल OBG, इन ट्रायंगल OBG में कौन सा वाला होना चाहिए बताओ, 90 डिग्री? OBG में कौन सा होना चाहिए 90 डिग्री? एंगल जी सर। एंगल G क्यों होगा? जैसे वहां A था ऐसे ही यहां पर B होगा। देखो भाई, ये वाला जो फेस है कौन सा, BEG, BEGF वाला फेस जो है वो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो इस फेस में जितनी भी लाइन होंगी वो वाई एक्सिस के क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, और वाई एक्सिस मतलब OB के परपेंडिकुलर होंगी। तो B वाला एंगल 90 डिग्री होगा। तो इसमें एंगल A 90 डिग्री था और इसमें एंगल B, तो OBG, OBG, और ये OB लाइन OG से बीटा एंगल बना रही है। यहां पर होगा cos बीटा इज इक्वल टू OB डिवाइड बाई OG।
OB जो लेंथ है वो B1 के बराबर है, y एक्सिस के अलॉन्ग है लेंथ। OB जो लेंथ है वो y एक्सिस के अलॉन्ग है, तो वो B1 के बराबर है। तो B1 डिवाइड बाई रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। ऐसे ही अब बस एक ट्रायंगल बचा है गामा वाला। गामा वाले ट्रायंगल में OCG, इन ट्रायंगल OCG, तो OCG और ये गामा, तो यहां से कॉस गामा इज इक्वल टू OC बाई OG। OC C1 है डिवाइड बाई रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। तो हमारे पास cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा मिल गया। वेयर अल्फा इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर विथ x एक्सिस, बीटा इज एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर या a वेक्टर विथ y एक्सिस, गामा इज द एंगल मेड बाय वेक्टर a विथ z एक्सिस। तो ये cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। याद करने का तरीका, cos अल्फा x एक्सिस तो ऊपर a1 है और नीचे तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। बीटा y एक्सिस है तो y के लॉन्ग वाला लेंथ b1 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। गामा z के साथ है तो c1 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्या ये समझ में आया? जल्दी बोलो, याद करना आसान रहेगा। यस सर। अच्छा, इनको एक नया नाम देते हैं, नाम याद रखना। तो cos अल्फा, cos बीटा, इनको नोट, इनको नया नाम दिया गया है। cos अल्फा, cos बीटा को एक नाम दिया गया है और इनको बोला है cos अल्फा, cos बीटा, जिनका वैल्यू लिखा है था आपके सामने, और cos गामा आर, और डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, इनको बोला गया है डायरेक्शन कोसाइन। तो ये याद रखना है कि डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या है। cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, ये डायरेक्शन कोसाइन है। और ये निकालते कैसे हैं वो हमने देख लिया है, बेसिक मेथड देख लिया है। A1 डिवाइड बाई ए, अल्फा है x के साथ एंगल, बीटा है y के साथ, गामा है z के साथ जो वेक्टर बना रहा है, और A1 लेंथ है उस वेक्टर की अलोंग x एक्सिस, B1 लेंथ है उस वेक्टर की अलोंग y एक्सिस, और C1 लेंथ ऑफ दैट वेक्टर अलोंग z एक्सिस। और इस तरीके से हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेंगे। अब इतना लंबा मेथड फॉलो नहीं करना है आपको। यदि गौर से देखो तो आपको ये यूनिट वेक्टर दिख रहा होगा। मैंने अभी यूनिट वेक्टर निकाला था बेटा, ये यूनिट वेक्टर निकाला था। और अभी आपको मैंने बताया भी था कि आई कैप का कोफिशिएंट जो यूनिट वेक्टर में है वो आपका A1 डिवाइड बाई रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर है। जो जे का कोफिशिएंट है वो है B1 डिवाइड बाई रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और जो के का कोफिशिएंट है वो C1 डिवाइड बाई रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। तो यदि गौर से देखो, गौर से यदि हम देखें किसको, इस यूनिट वेक्टर को और cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा की वैल्यूज को, तो जो cos अल्फा की वैल्यू है वो i का कोफिशिएंट है यूनिट वेक्टर में, और cos बीटा का जो वैल्यू है वो j का कोफिशिएंट है यूनिट वेक्टर में, और जो k का कोफिशिएंट है वो cos गामा के बराबर है वो यूनिट वेक्टर में। इतना कंपेयर कर पा रहे हो? जल्दी बोलो, यस और नो में बोल दो जल्दी से, कंपेयर कर पा रहे हो तो।
यस सर। गुड। तो आपको इतना सब 3D विजुलाइज करने की जरूरत ही नहीं है, बस मुझे समझाना था, आपको विजुलाइज कराना था, नथिंग एल्स। आपको क्या करना है, यदि डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है तो इतना झंझट ही नहीं करना है बेटा। यहां मैंने दिखा दिया है डायरेक्शन कोसाइन के बारे में, यहाँ आपको डायरेक्शन कोसाइन का पूरा दिखा दिया है कि डायरेक्शन कोसाइन है क्या। डायरेक्शन कोसाइन मैंने कंपेयर भी करा दिया है कि यूनिट वेक्टर में जो आई का कोफिशिएंट है वो कॉस अल्फा के बराबर है, और यूनिट वेक्टर में जो जे का कोफिशिएंट है वो कॉस बीटा के बराबर है। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए इतना बड़ा मेथड फॉलो नहीं करना है, ये तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए एक डायरेक्शन कोसाइन का विजुअलाइजेशन हो कि वो एंगल क्या है, वो कॉस अल्फा कॉस बीटा होता कैसे है, वो समझाने के लिए, उस चीज को विजुअलाइज कराने के लिए किया गया था। बाकी सिंपल है मेथड फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, इसको फाइंड करने का मेथड। डायरेक्टली ये याद करना है, उतना बड़ा झंझट नहीं करना है, वो सिर्फ विजुलाइज कराने के लिए था ताकि आपको एक फील आए कि वो होता क्या है। अच्छा, पहला पॉइंट, वी हैव टू कैलकुलेट unit vector of given vector, unit vector of given vector। और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो मुझे क्या मिल जाता है, यूनिट वेक्टर। तो इस यूनिट वेक्टर में दूसरा पॉइंट, देन कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप इन यूनिट वेक्टर, वो क्या होगा, कॉस अल्फा के बराबर होगा। और कोफिशिएंट ऑफ जे कैप इन यूनिट वेक्टर, वो कॉस बीटा के बराबर होगा। वो हमने कंपेयर करके देख लिया है, वही आ रहा है। और जो कोफिशिएंट ऑफ के कैप होगा यूनिट वेक्टर में, वो आपका कॉस गामा के बराबर होगा। इस तरीके से हम डायरेक्शन कोसाइन क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो जो यूनिट वेक्टर था, तो यूनिट वेक्टर को मैं यदि डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में लिखना चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जल्दी बोलो, ये इतना समझ में आया, नहीं समझ में आया? यस और नो? कैसे निकालना है? एक बार रिस्पॉन्ड कर दो यस नो में। सब सो गए? समझ में आया? जी सर। ठीक यस ठीक 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 ठीक। अब ये तो हमने निकाल लिया कि यूनिट वेक्टर निकाल लिया, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं वो पता है। यूनिट वेक्टर में कोफिशिएंट क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइन होंगे। अब जरा देखते हैं, यूनिट वेक्टर हमारे पास आया, इसको यूज कैसे करते हैं या क्वेश्चन में कैसे यूज होगा। एक तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा
कि बताओ भैया यूनिट वेक्टर क्या होगा, ठीक है। और यूनिट वेक्टर निकलवा लेगा, वेक्टर है तो डायरेक्शन कोसाइन निकलवा लेगा यदि वेक्टर गिवन है। दूसरा ऐसे पूछेगा कि यदि हमारे पास ये यूनिट वेक्टर है कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप, अल्फा बीटा गामा के बारे में पता है, ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो कितना होगा, 1 यूनिट। पता ही है यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड विल बी 1 यूनिट, चाहे चेक कर लेना वैल्यू रख के, 1 यूनिट 1 के बराबर ही आएगा। यदि मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है तो मॉड ऑफ दैट यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1। और मुझे पता है मैग्नीट्यूड निकालते कैसे, मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर, चाहे यूनिट वेक्टर हो चाहे कोई भी वेक्टर हो, निकालने का तरीका है कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर, और यहां पर कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर कॉस अल्फा है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा कोफिशिएंट ऑफ जे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा, और कोफिशिएंट ऑफ के मतलब हो जाएगा कॉस स्क्वायर गामा। अब यदि मैं दोनों तरफ स्क्वायर भी ले लूं तो 1 तो 1 ही रहने वाला, उधर से रूट हट जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। तो एक आइडेंटिटी आ गई हमारे पास, ये तो ये आइडेंटिटी होल्ड करेगी। एक आध बार क्वेश्चन ये आया है डायरेक्टली कि यदि अल्फा बीटा गामा है तो कौन सा रिलेशन ट्रू होगा। तो 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ये भी था, किसी वेक्टर में अल्फा बीटा गामा बोल दिया कि एक्स से एंगल है, बीटा वाई से एंगल है और गामा जेड से एंगल है, तो विच वन विल बी ट्रू फॉर द गिवन वेक्टर। और 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ये था, तो ये करेक्ट ऑप्शन, एक तो ये आ गया निकल के हमारे पास। दूसरा मल्टीपल करेक्ट में भी ये पूछा गया है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है ही, ये हम प्रूव कर चुके हैं, सब देख लिया है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये 1 है, कॉस स्क्वायर अल्फा को लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर आइडेंटिटी है, ये पता होना चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, ये तो शायद सबको पता ही होगा, हाँ सर। साइन स्क्वायर गामा। तो ये 1 इज इक्वल टू, ये तो 1 1 ऐड किया 3 हो गया, ये माइनस, ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, और ये रीअरेंज कर लूं तो अल्टीमेटली आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। तो एक आइडेंटिटी ये डेवलप हो गई हमारे पास, एक आइडेंटिटी ये डेवलप हो गई। तो ये और ये दोनों एक ही हैं, बस कन्वर्ट कर लिया है। तो यदि 4 मल्टीपल करेक्ट में पूछा गया क्वेश्चन क्या था, कि वही पूछा कि अल्फा बीटा एंड गामा आर द यूनिट वेक्टर, सॉरी एंगल विथ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तो बताओ विच वन इज करेक्ट। तो 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन ये थे, तो ये दोनों ही करेक्ट हो गए, बाकी कोई अलग से रिलेशन होंगे तो वो रॉन्ग है। तो ये आपको आइडेंटिटी के बारे में पता होनी चाहिए। तो एक डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, आया है आईआईटी में, और भी बहुत सारे एग्जाम में आया है, तो ये दोनों करेक्ट स्टेटमेंट हैं। यदि अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल मेड बाय वेक्टर with x axis, y axis and z axis, then these two results are valid। अच्छा, दूसरा यूज क्या है इन आइडेंटिटी का यूज करने का, कि एग्जिस्टेंस ऑफ वेक्टर है या नहीं। तो यूज ऑफ दिस आइडेंटिटी, तो यूज ऑफ दिस आइडेंटिटी क्या है वो देखते हैं। यूज ऑफ दिस आइडेंटिटीज,
use of these identities। पहला यूज ये है कि इफ अल्फा बीटा एंड गामा, पहला यूज, फर्स्ट यूज है इफ अल्फा बीटा एंड गामा are given for any vector, किसी वेक्टर के अल्फा बीटा गामा गिवन है, then we can check existence of that vector using these identities। कैसे? कि अल्फा बीटा के वैल्यू पुट कर देंगे, यदि ये सेटिस्फाई कर जाती है इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन यूज कर लो, दोनों एक ही हैं, तो यदि सेटिस्फाई कर जाएंगी तो क्या हो जाएगा, वो वेक्टर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो कैसे करना है, इफ वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, इफ values of alpha beta gamma satisfies by these equation, then vector will exist, if not then vector is not possible for these value of alpha beta and gamma, then vector is not possible for these value of alpha beta and gamma। of alpha बीटा एंड गामा। ये स्टेटमेंट समझ में आया नहीं आया, जल्दी बोलो बेटा, सोचो और बताओ मुझे। हाँ मनीष सर। हाँ हाँ हाँ, ठीक 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 है ठीक है ठीक है, अभी तो मैं क्लास ही ले रहा हूँ। ठीक 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 ठीक, ओके बेटा, ये समझ में आया फर्स्ट पॉइंट की नहीं आया, जल्दी बोलो फिर मैं आगे बढ़ूँ। कुछ तो बोल दिया करो, कभी कभी तो बिल्कुल साइलेंट पहुंच जाते हो यार तुम लोग। यस सर। ये आया समझ में नहीं आया भाई? किसी भी वेक्टर में अल्फा बीटा गामा गिवन है तो हम इन किसी भी दोनों में से कोई भी यूज कर लेंगे, अल्फा बीटा रख देंगे, यदि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ जाएगा तो बोलेंगे वो वेक्टर एग्जिस्ट करेगा, यदि नहीं आता है एल एच एस इक्वल टू आर एच एस तो बोलेंगे वेक्टर एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरा यूज ये है अल्फा बीटा गामा में तीन चीजें हैं, तो दो चीजें यदि पता है किसी वेक्टर की तो थर्ड एंगल हम निकाल सकते हैं। तो अल्फा बीटा और गामा में if any two are given for
any vector, then we can find third angle using these identities. इतनी बात समझ में आई बेटा? हाँ सर। गुड। एक बार सोच लो, मैंने क्या, ये काफी लंबा टॉपिक चल गया ये वाला, और यहाँ से हमने शुरू किया था वेक्टर इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर मुझे पता है, आई कैप जे कैप के कैप है, तो वेक्टर को लिखते कैसे हैं वो हमने देख लिया है। वो देखा है हमने कैसे कि आई के अलोंग कितना है, वाई के अलोंग, सबको सम कर देते हैं। फिर हमने वेक्टर को रिप्रेजेंट किया है 3D में, कैसे रिप्रेजेंट किया है, कोऑर्डिनेट सब पॉइंट के देखे हैं। और फिर बाद में डिस्टेंस फार्मूला से लेंथ कैसे निकालते हैं उसी से रिलेट कर दिया है मैग्नीट्यूड को। तो मैग्नीट्यूड में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आया कि मैग्नीट्यूड निकालने का, वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर, उसका रूट ले लेंगे तो मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं वो पता है हमें, डेफिनेशन पहले देख चुके हैं, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर मेरे पास है, मैग्नीट्यूड हम निकाल चुके हैं, वो यूज कर लिया है, तो हमने क्या निकाल लिया है, यूनिट वेक्टर निकाल लिया है। फिर हमने कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके निकाल दिया है। और फिर यूनिट वेक्टर से कंपेयर भी कर लिया है कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा की वैल्यूज को। तो उससे फाइनली हमने ये कंक्लूड किया है कि यदि डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो हमें इतना सब झंझट करने की जरूरत नहीं है। किसी भी वेक्टर यदि गिवन है हमें इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप, तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। और यूनिट वेक्टर निकालते हैं वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड से। तो उस यूनिट वेक्टर वाले एक्सप्रेशन में जो कोफिशिएंट ऑफ आई होगा वो कॉस अल्फा को बताएगा, जो कोफिशिएंट ऑफ जे होगा वो कोफिशिएंट ऑफ गामा को रिप्रेजेंट करेगा, कोफिशिएंट ऑफ बीटा को रिप्रेजेंट करेगा, और जो जे का कोफिशिएंट के का कोफिशिएंट होगा वो कॉस ऑफ गामा को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरीके से हम डायरेक्शन कोसाइन क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। अब डायरेक्शन कोसाइन कोफिशिएंट ऑफ यूनिट वेक्टर के बराबर है, तो यूनिट वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कैप इज इक्वल टू कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा कॉस गामा के कैप। और ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 यूनिट होगा। तो वही मैग्नीट्यूड वाला कंसेप्ट यूज करके हमने दो आइडेंटिटी डेवलप करी हैं, दोनों एक ही हैं, बस एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हैं साइन और कॉस की प्रॉपर्टी Yes, sir. यूज करके। तो वहां से हमने कॉस वाला एक प्रॉपर्टी आया, साइन में भी लिख सकते हैं। और इन आइडेंटिटी को कैसे यूज करना है, पहला यूज ये है कि Yes, यदि sir. अल्फा बीटा गामा गिवन है तो वैल्यू पुट कर देंगे, एल एच इक्वल टू आर एच एस आ जाता है तो हम बोल देंगे वो वेक्टर एग्जिस्ट करेगा। यदि नहीं आता है तो बोलेंगे इस टाइप का कोई वेक्टर एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अल्फा बीटा का दूसरा यूज है, अल्फा बीटा गामा में कोई दो चीजों में से, तीन चीजों में से दो गिवन है तो इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो थर्ड वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इतनी सब कहानी हुई है, समझ में आई है कहानी की नहीं आई है? ये सब बैठे हो ऐसे ही चुपचाप? सर आई है। आई आके गई? नो सर। तो रखे हो ना? यस सर। गुड, तब ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने काफी चीजें कर ली हैं, वेक्टर एडिशन देख लिया है। वेक्टर एडिशन में इंपॉर्टेंट अभी बहुत गिने चुनी चीजें इंपॉर्टेंट हमारे पास आई हैं, जो फॉर्मूले आए हैं। एक तो ये आइडेंटिटी आई है, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, नॉर्मल चीज है, आपको पता है, डेफिनेशन पता है। एडिशन वाला रिजल्टेंट हमने देख लिया, आर इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी, उसको ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करें एडिशन ऑफ वेक्टर इन टर्म ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप।
एडिशन ऑफ वेक्टर आई कैप, जे कैप एंड के कैप। बड़ा सिंपल सा है ये बड़ा सिंपल सा है। जैसे आप ही बताओ, यदि ये एक्स एक्सेस है, बहुत छोटे से एग्जांपल से करते हैं, ये एक्स एक्सेस है, मेरे पास दो वेक्टर हैं, मेरे पास लेट्स से एक वेक्टर a1 है और a1 है ए आई कैप, और एक वेक्टर a2 है, वो है बी आई कैप, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जो a है, a1 है, वो उसका लेंथ कितना है, a के बराबर है, और किसके अलोंग है, x के अलोंग है। और जो a2 है उसका लेंथ b के बराबर है, और वो भी किसके अलोंग है, x एक्सिस के अलोंग है। ये x एक्सिस है, और x एक्सिस के अलोंग का यूनिट वेक्टर आई कैप होता है। तो इन दो को ऐड करूंगा तो नेट लेंथ क्या हो जाएगी, ऐड करूंगा तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, ट्रायंगल लॉ यूज कर लो चाहे जो यूज कर लो, तो ट्रायंगल लॉ में एक का हेड दूसरे की टेल से ज्वाइन करते थे हम, तो एक का हेड दूसरे की टेल से ज्वाइन किया हमने, तो ए हो गया, ये बी हो गया। अब एक का हेड एक की टेल से ज्वाइन किया तो ये बन गया, ये जो है ये आपका फ्री टेल हो गया, और ये क्या हो गया, फ्री हेड हो गया। तो फ्री टेल्स को फ्री हेड से जब ज्वाइन करते हैं तो वो क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है। वो क्या होता है बेटा, रिजल्टेंट वेक्टर होता है। तो यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर का लेंथ जरा खुद फिगर से देख के बता सकते हो मुझे, रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी A1 आई कैप, है कि नहीं। डायरेक्शन अभी भी किसके अलॉन्ग है, एक्स के अलॉन्ग है, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर बेसिकली क्या है, ये वेक्टर a1 प्लस a2 वेक्टर का क्या है बेटा, सम है। क्या इतनी बात समझ में आई। हाँ सर। वेरी गुड। चलो दूसरा देखते हैं सिचुएशन, बहुत धीरे धीरे चलते हैं ताकि आप विजुलाइज भी करते जाओ उन चीजों को। अब यदि हम दूसरा सिचुएशन एक क्रिएट करके देखें, ये लेट्स से ये एक्स एक्सिस है, अभी तो एक ही डायरेक्शन लिए थे दोनों, और ये वाई एक्सिस है। अब हमारे पास एक वेक्टर है, a1, वो है ए आई कैप, और एक दूसरा वेक्टर है a2, और वो है बी जे कैप। मतलब यदि इनको मैं ठीक से देखूं या विजुलाइज करने की कोशिश करूं तो क्या होगा, ये एक वेक्टर तो आपका ये x के अलोंग है जिसका लेंथ a है, और एक वेक्टर y के अलोंग है, मैं ट्रायंगल अप्लाई कर रहा हूं जिसका लेंथ b है,
तो यहाँ पे ये फ्री टेल हो गया और ये फ्री हेड हो गया। तो ये जो वेक्टर होगा ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा। जल्दी बोलो यस और नो। तो आर वेक्टर जो होगा वो होगा ए आई कैप प्लस बी जे बी कैप। आई बी जेड जेड भाई। क्लियर है? यदि मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड चाहे ट्रायंगल देख के निकाल लो, या फिर मैग्नीट्यूड का भी मैंने बताया था किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर। तो वो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हो जाएगा। आप फिगर देख के भी बता सकते हो कि वो हाइपोटेन्यूज है और उसका लेंथ कितना होगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया? जल्दी बोलो। जल्दी यस और नो। यस सर। गुड। तो इतनी सब कहानी मैंने सुना डाली। अब जनरल फॉर्म में आ जाते हैं। मतलब कुछ नहीं है, वेक्टर को ऐड करना है तो बड़ा आसान होता है। तो लेट जनरल अपने कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। कंसेप्ट ये निकल के आया कि लेट देयर आर मैनी वेक्टर्स a1 इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। a2 वेक्टर इज इक्वल टू a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप एंड सो ऑन an वेक्टर an i कैप प्लस bn j कैप प्लस cn k कैप। आप गौर से देखो, अभी ऊपर देखा था फर्स्ट वाला सिचुएशन, फर्स्ट वाले सिचुएशन में दोनों सेम डायरेक्शन में थे, तो दोनों को मैंने एक साथ रखा है और आई कैप, मतलब आई कैप वाले एक साथ ऐड हो जाएंगे, जे कैप वाले एक साथ और के कैप वाले एक साथ। तो यदि मैं इसका रिजल्टेंट वेक्टर लिखूं आर वेक्टर जो इन सब का सम हो, a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर प्लस अप टू an वेक्टर, तो कुछ नहीं करना होता है, हम आई के कोफिशिएंट एक साथ ऐड कर लेते हैं, तो हो जाएगा a1 प्लस a2 अप टू an, ये तो हो जाएगा आई का कोफिशिएंट प्लस जे का एक साथ ऐड कर लेंगे b1 प्लस b2 अप टू जितने भी होंगे bn, ये के कैप सॉरी जे कैप, तो ये जे कैप वाला हो गया। सिमिलरली c1 प्लस c2 अप टू cn, ये तो के कैप वाला कोफिशिएंट हो गया, तो डायरेक्टली ऐड कर लेंगे। अब ये एक नया वेक्टर है, ये एक नया वेक्टर है जिसमें से ये क्या है, आई का कोफिशिएंट है इस वेक्टर में, ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ जे है, और ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ के है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका अब एक नया वेक्टर है, इसका जो भी निकालना है निकालो, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है मैग्नीट्यूड निकालो, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है यूनिट वेक्टर निकालो, इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है डायरेक्शन कोसाइन निकालो। तो अब एडिशन ऑफ वेक्टर बड़ा आसान है। यदि हमें इन टर्म ऑफ आई कैप जे कैप के कैप गिवन है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली वेक्टर को ऐड कर देते हैं, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। गुड। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ फैक्टर, तो सब्ट्रैक्शन कोई नई चीज नहीं है। तो सब्ट्रैक्शन जैसे मैंने बताया था वहां पर, सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट इट इज एडिशन। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर,
सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन कोई नई चीज नहीं है, एडिशन ही है। जैसे हमने यही दो वेक्टर लिए थे, इन्हीं में से कोई दो वेक्टर ले लो। मुझे एक नया वेक्टर निकालना है, R1 वेक्टर, जो A1 वेक्टर माइनस A2 वेक्टर हो। तो बेसिकली क्या है ये, A1 वेक्टर और प्लस ऑफ माइनस A1 वेक्टर, A2 वेक्टर। तो बस कुछ नहीं करना है, ये R1 वेक्टर है इज इक्वल टू A1 वेक्टर और A2 का नेगेटिव वेक्टर ले लोगे। नेगेटिव वेक्टर ले लोगे तो उसके सारे कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। फिर ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो देख के। A1 माइनस A2, आई का आई के साथ, आई वाला कोफिशिएंट ये हो जाएगा, प्लस B1 माइनस B2 जे कैप, प्लस C1 माइनस C2 के कैप। तो ऐसे निकाल लेंगे, जल्दी बोलो, एग्री? एक बार बोल दो या सुनो, तो फिर मैं आगे बढ़ूं।